राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब चलिए आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 126 से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड हिज लॉयर, इससे रिलेटेड मेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा प्रीवियस सेशन था जिसमें हमने सेक्शन 122 से रिलेटेड मेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो सभी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया था और उन्होंने फिर ये डिमांड करी कि भाई जब आपने सेक्शन 122 से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन बनाए हैं तो इसी तरह आप प्लीज सेक्शन 126 से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन भी कवर करिए ताकि जो हमारा कंसेप्ट है वो और बिल्डअप हो। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि सेक्शन 126 से रिलेटेड हमें मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए तो हम इसको और डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, पर लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अब तक सेक्शन 126 को अच्छे से अटेंड नहीं किया है या सेक्शन 126 का लेक्चर अभी तक आपने नहीं सुना है तो प्लीज आप इस वीडियो को ना देखें, अदरवाइज इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। ये आपका भी और मेरा भी दोनों का ही समय जाया करेगा, क्योंकि ऐसे कुछ आपके पल्ले पड़ेगा नहीं। और दूसरा जो आपका कंसेप्ट बिल्डअप है जिन क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से होने वाला है वो भी नहीं हो पाएगा, राइट? तो प्लीज आप लोग मेरी इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड सेक्शन 126? What is the principle or what is the reason behind framing section 126? सेक्शन 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को क्यों फ्रेम किया गया है? क्यों लॉयर और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसे लॉयर डिस्क्लोज नहीं कर सकता? बताइए। हमने इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से सेक्शन 126 की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, बाकायदा रीजन के साथ हमने पढ़ा था कि क्यों लॉयर अपने क्लाइंट के जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। चलिए आंसर करिए इसका, क्या लगता है आपको? तो देखो आंसर इज, अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट अपने वकील को केस के सभी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को ओपनली डिस्क्लोज नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट अपने वकील को केस के सभी फैक्ट्स को खुल के नहीं बताएगा, तब तक उसका जो वकील है ही विल नॉट बी एबल टू डिफेंड हिज केस इन एन इफेक्टिव मैनर। ही विल नॉट बी एबल टू defend his case, he will not be able to protect him, he will not be able to prepare his case, right? So this is the main policy behind framing section 126, ठीक है? And this is the reason, ध्यान से सुनिएगा, this is the reason why such communication is logically relevant but not legally relevant, ठीक? अगर आपको याद हो तो लॉजिकल रिलेवेंस और लीगल रिलेवेंस के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड हिज लॉयर इज लॉजिकली रेलेवेंट बट इज नॉट लीगली रेलेवेंट। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल ये है कि अगर एक्यूज अपने केस के सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को प्रॉपर तरीके से लॉयर को नहीं बताएगा, लॉयर के आगे डिस्क्लोज नहीं करेगा, तो लॉयर उसे प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर पाएगा। देखो, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड सेक्शन 126 एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई सच कम्युनिकेशन इज लॉजिकली रेलेवेंट बट नॉट लीगली रेलेवेंट, ठीक? तो आई गेस ऑलमोस्ट आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम ठीक दिया होगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आप में से किसी ने भी इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट नहीं किया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करके चलिए ये क्लाइंट है, ये लॉयर है, ये तो दिख ही रहा होगा आपको ड्रेस कोड से। सपोज करके चलिए एक्यूज ने क्रिमिनल केस के रिगार्डिंग वकील को हायर किया, ठीक? मान के चलिए क्लाइंट ने एक क्रिमिनल केस के सिलसिले में इन वकील साहिबा को हायर किया। अब काफी टाइम बीत गया, ठीक है? काफी ज्यादा टाइम बीत गया और क्लाइंट को अपने उस केस में किसी भी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी। बस देखिए तो क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख ही मिलती रही, बट केस में किसी भी तरह की कोई प्रोग्रेस, कोई ग्रोथ नहीं हुई। नाउ एग्री बाय दिस क्लाइंट डिसाइडेड टू चेंज द लॉयर।
अब इस बात से खफा होकर, इस बात से नाराज होकर क्लाइंट ने सोचा कि मैं अब अपना लॉयर ही बदल दूंगा। बहुत हो गया, ये जो वकील साहिबा है इस केस में कुछ तरक्की नहीं दिखा पा रही, अब मैं आज ही अपने लॉयर को बदल दूंगा। नाउ ऑन कमिंग टू नो अबाउट दिस, द लॉयर डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। जैसे ही वकील साहिबा को पता लगा कि यार मुझसे अपना केस लेकर किसी और लॉयर को एक केस देने वाले हैं, उन्होंने सोचा कि भाई इसको एक पाठ पढ़ाया जाए। सो द लॉयर, वकील साहिबा, डिसाइडेड टू डिस्क्लोज ऑल द कम्युनिकेशन मेड बाय हिज क्लाइंट टू हर। वकील साहिबा ने सोचा कि जितनी भी कम्युनिकेशन इस क्लाइंट ने मुझे कम्युनिकेट करी थी, अब मैं सारी की सारी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर दूं। सो नाउ द क्वेश्चन इज वेदर लॉयर कैन डू सो, वेदर सी और द लॉयर कैन डू सो, क्या वो ऐसा कर सकती है? बताइए। बताइए, चलिए कमेंट करके इसका आंसर बताइए आप मुझे। चलिए बताइए फटाफट करिए, खुद से ही आप लोग इसका आंसर करिए। मैं खुद पर्सनली आपके सभी कमेंट्स को चेक कर रहा हूं, बताइए फटाफट इसका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सपोज करके चलिए एक क्रिमिनल केस के रिगार्डिंग एक वकील को हायर किया गया। एक क्रिमिनल केस के रिगार्डिंग एक वकील को हायर किया गया। अब वकील साहब ने उसके केस को बखूबी प्रेजेंट किया और 2-3 साल के अंदर एक्यूज को एक्विट करा दिया, केस को रफा दफा करा दिया और एक्यूज को एक्विट करा दिया। अब जब वकील साहब बोले कि मुझे जो मेरी फीस है वो पे कर दीजिए, अब तो मैंने तुम्हारा केस भी खत्म करा दिया, टू विच क्लाइंट रिप्लाइड कि हाँ वकील साहब ले लेना, मैं कोई भागा तोड़ना जा रहा हूं, आप भी ऐसी बात करते हो यार, दे दूंगा, अभी जल्दी क्या है, मैं कोई मर तोड़ना रहा हूं, आराम से दे दूंगा, थोड़ा सब्र तो रखिए। दिन, हफ्ते, महीने, फिर साल, ये सब बीतते चले गए, लेकिन क्लाइंट ने वकील को पैसे नहीं दिए। वकील साहब ने कई दफे क्लाइंट को टोका कि भाई साहब मेरी पेमेंट कर दीजिए, मेरी फीस दे दीजिए, लेकिन क्लाइंट है कि भाई साहब पैसे देने के लिए रेडी नहीं। नाउ एग्री बाय दिस, अब लॉयर साहब को गुस्सा आ जाता है। लॉयर डिसाइडेड टीच हिम अ लेसन एंड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिज क्लाइंट। अब इस बात से नाराज होकर, इस बात से खफा होकर वकील साहब कहते हैं कि बेटा तूने भी वकील से पंगा लिया है, अब तुझे मैं सबक सिखाता हूं, तुझे बताता हूं कि एक वकील जो है वो क्या चीज होती है, एक वकील से पंगा लेना कितना महंगा होता है, अब दिखाता हूं तुझे। अब वकील साहब ने एक्यूज के अगेंस्ट, अपने क्लाइंट के अगेंस्ट डेफिशिएंसी ऑफ फीस का केस फाइल कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर द कम्युनिकेशन दैट ऑकर्ड बिटवीन देम इज प्रोटेक्टेड और नॉट। तो क्वेश्चन ये है कि अब इनके बीच में जो कम्युनिकेशन ऑकर हुई थी, क्या ये कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है या नहीं, बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट, क्या लगता है आपको? काफी बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल, ये जो कम्युनिकेशन है बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है किसके बीच में हुई थी? लॉयर क्लाइंट के बीच में। तो चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो आंसर इज नो, द कम्युनिकेशन दैट ऑकर्ड बिटवीन द क्लाइंट एंड वकील इज नॉट प्रिवेंटेड, is not protected in the above case. Why? Because it will fall under cases where protection is not available. अगर आपको याद हो तो सेक्शन 126 की वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, केसेस वेयर प्रोटेक्शन नॉट अवेलेबल में एक पॉइंट डिस्कस किया था, एंड दैट वाज प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल व्हेन द सूट और लिटिगेशन इज बिटवीन लीगल एडवाइजर एंड हिज क्लाइंट। जो प्रोटेक्शन है, कौन सी प्रोटेक्शन? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की जो प्रोटेक्शन है वो अवेलेबल नहीं होगी। कब? जब जो सूट है वो किसके बीच में है? लॉयर और क्लाइंट के बीच में ही है। ठीक है, जब लॉयर और क्लाइंट इन दोनों के बीच में ही केस इंस्टीट्यूट हुआ है, इन दोनों के बीच में ही केस चल रहा है, तो ऐसे केसेस में जो प्रोटेक्शन है वो इन्वोक नहीं होगी, एंड देयरफॉर सच कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्लोज्ड, और इसलिए इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, प्लीज नोट, डोंट मिक्स दिस विद एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 126। इस चीज को आप सेक्शन 126 के एक्सप्लेनेशन से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, आप अपने खुद के नोट चेक करिए, सेक्शन 126 से रिलेटेड जो आपने खुद के नोट्स बनाए हैं उनको देखिए। आप देखना
केसेस वेयर प्रोटेक्शन नॉट अवेलेबल में आपको लास्ट में एक पॉइंट मिलेगा, एंड दैट इज प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल व्हेन द सूट और लिटिगेशन इज बिटवीन लीगल एडवाइजर एंड हिज क्लाइंट। ठीक है, सो देयरफॉर इन द अबव केस बार ऑफ सेक्शन 126 विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड द लॉयर कैन राइटफुली डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन मेड टू हिम बाय हिज क्लाइंट। ठीक, अब बताइए आप में से कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर किया है? कमेंट करके बताइए फटाफट, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर किया है? जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर किया है तो मुझे उनके लिए बहुत खुशी है सच में, क्योंकि देखो छोटे से छोटे कंसेप्ट को पकड़ रहे हैं, ये बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से इन डेप्थ जाकर सेक्शन को रीड कर रहे हैं, सेक्शन को समझ रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनके लिए मैं बहुत खुश हूं, और जिन्होंने इस क्वेश्चन का गलत आंसर किया है तो प्लीज आप निराश ना हो, डिसअपॉइंट बिल्कुल मत होइएगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको टाइम लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे ही, वो कहावत है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, कबीर सिंह का गाना है, कबीर सिंह का दुआ है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो धीरे धीरे ही सब कुछ होता है बॉस। एक दिन में ताजमहल बन के खड़ा नहीं होता, एक दिन में आप उस जज की चेयर को डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इट टेक ईयर्स, सालों की तपस्या लगती है, अपने आप को झोंकना पड़ता है, तब जाके उस चेयर को, तब जाके उस पदवी को आप प्राप्त कर पाते। राइट, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मेरी एक स्टूडेंट ने सेक्शन 126 को लेकर एक क्वेश्चन पूछा था। उनका क्वेश्चन यह था कि क्या एबीवीपी, ध्यान से सुनिएगा, क्या एबीवीपी केवल तभी बाउंड होगा जब वकालतनामा बन जाएगा? क्या एबीवीपी केवल तभी बाउंड होगा जब लॉयर और क्लाइंट के बीच में वकालतनामा बन जाएगा? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं ये क्वेश्चन शायद शिवानी गर्ग ने ही पूछा था। राइट, तो बताइए आपको क्या लगता है, क्या एबीवीपी केवल तभी बाउंड होगा जब लॉयर और क्लाइंट के बीच में वकालतनामा जो है वो बन के तैयार हो जाएगा? वकालतनामा तो समझते हो ना, क्या होता है वकालतनामा? अगर आपने कोर्ट में प्रैक्टिस करी है तो आप इस टर्म को बहुत अच्छे समझ गए होंगे, और जिन्होंने अभी तक कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं भी की है तो वो बस ऐसा समझे कि जब लॉयर क्लाइंट का केस लेने के लिए तैयार हो जाता है तो वो लास्ट में एक वकालतनामा फाइल करता है। एक डॉक्यूमेंट होता है वकालतनामा जिसमें वकील और क्लाइंट के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट में काफी सारी चीजें कंटेन होती है, जिनमें से एक जो मेजर पॉइंट है वो ये है, क्लाइंट अपने वकील को ऑथराइज करता है कि मेरे बिहाफ पर आप इस केस को रिप्रेजेंट करोगे और जो भी एक्शन आपको लेना हो वो आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करोगे तो आप इस टर्म को बहुत अच्छे समझ जाओगे। राइट, तो वापस आते हैं। तो देखो, जहां तक मुझे लगता है पर्सनली, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मुझे लगता है कि शायद अभी तक आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं कंसेप्ट को पकड़ने में थोड़ी बहुत चूक आपसे जरूर हुई है। अदरवाइज हमने सेक्शन 126 के लेक्चर में इतने सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे कि मुझे लगता है कि आपको इसको लेकर, इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन अराइज होना चाहिए था। राइट, कोई बात नहीं, हो जाता है, कई दफे हो जाता है कि जो हमारा माइंड है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ठीक है, कई दफे हमसे छोटे छोटे पॉइंट छूट जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या लगता है आपको इसका आंसर? क्या एबीवीपी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से केवल तभी बाउंड होगा जब लॉयर और क्लाइंट के बीच में जो वकालतनामा है वो बन के तैयार हो जाएगा? करिए कमेंट फटाफट। तो आंसर इज नो। राइट, अगर आपको याद हो तो सेक्शन 126 के वीडियो सेशन में हमने काफी सारे ऐसे एग्जांपल लिए थे जहां वकालतनामा तक तो बात पहुंची ही नहीं थी। राइट, याद है नहीं है? कोई बात नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करके चलिए, क्लाइंट वकील के पास अप्रोच करता है और उन्हें बताता है कि मैंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है। ठीक है, क्लाइंट वकील के पास अप्रोच करता है और उन्हें बताता है कि साहब मैंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस केस को रिप्रेजेंट करें।
अब जो क्लाइंट है वो वकील साहब को सारे के सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस स्टेट करता है कि किस तरीके से उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया, राइट। अब सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को स्टेट करने के बाद वकील साहब बोलते हैं भाई मैं तुम्हारा केस तो ले लूंगा, लेकिन मेरी जो फीस है वो 10 लाख रुपए होगी, ठीक है। अब इतनी बड़ी अमाउंट सुन के जो क्लाइंट है उसका चेहरा उतर जाता है। क्लाइंट है ना मिडिल क्लास आदमी, वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, सो ही डिसाइडेड टू हायर सम अदर एक्सपीरियंस लॉयर, ठीक है। और क्लाइंट वकील साहब को कंसल्टेशन फीस पे करके यहां से चला जाता है। तो अब आप ही मुझे बताइए, क्या है लॉयर और क्लाइंट के बीच में वकालतनामा तैयार हुआ? नहीं ना भाई, वकालतनामा तक तो बात अभी पहुंची नहीं, राइट। वकालतनामा तो तब बनता जब क्लाइंट वकील को उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फीस देने के लिए तैयार हो जाता है ना, या उनके बीच में किसी फिक्स अमाउंट को लेकर एक सेटलमेंट हो जाता। भाई जब उन दोनों के बीच में किसी पर्टिकुलर अमाउंट को लेकर सेटलमेंट हो जाता तभी तो वकालतनामा पिक्चर में आता। बात समझ में आ रही है? तो जस्ट बिकॉज इनके बीच में पैसों को लेकर या किसी और कारण के चलते केस की सहमति नहीं बन पाई, इसका मतलब ये नहीं है कि लॉयर कैन डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन मेड टू हिम बाय क्लाइंट। क्यों? क्योंकि लॉयर और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन थी वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ही है, वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ही थी, ठीक है। व्हाट द पॉइंट? सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट वकालतनामा is not the criteria to determine whether ABVP can disclose the professional communication or not. It is only the professional communication between the client and his lawyer. Okay? समझ में आया? तो आई गेस अब मुझे लगता है कि शिवानी गर्ग के साथ साथ बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। और एक बात और याद रखना कि ऐसा नहीं है कि क्लाइंट और वकील के बीच में जो सहमति है वो केवल पैसों को लेकर ही नहीं बन पाती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल अमाउंट ऑफ फीस को लेकर ही लॉयर और क्लाइंट का रिलेशनशिप जो है वो डेवलप नहीं हो पाता, नहीं। काफी सारे और भी ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके चलते लॉयर और क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है वो डेवलप नहीं हो पाता। जैसे मान के चलिए वकील साहब ने कह दिया कि साहब मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट है, इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस से ही मुझे फुर्सत नहीं है, तो मैं आपके इस केस को नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। यह हो सकता है वकील साहब बोले कि भाई सारे के सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हैं कि इस केस में आपको एक्विटल कराना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। वकील साहब ने बोला कि भाई सारे के सारे जो एविडेंसेस है वो आपके अगेंस्ट है, और मैं तो क्या, भगवान भी अगर जमीन पर उतरा है तो वो भी आपको इस केस में नहीं बचा सकता। और आपको तो मेरी हिस्ट्री पता ही है कि मैं कभी भी हारा हुआ केस नहीं लेता, राइट। जैसे आपको याद हो तो अनिल कपूर की एक मूवी थी कानून, जिसमें एक एडवोकेट ये बोलता है मैं कभी भी हारे हुए केस नहीं लेता, मैं उन केसेस को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता जिसमें मुझे पता होता है कि केस में किसी भी तरह का कोई दम नहीं होता, ठीक है। क्लियर? वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इफ एबीवीपी डिस्क्लोजेस कम्युनिकेशन between his client in the course and for the purpose of his employment without the express consent of his client? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। What happen if ABVP discloses communication between his client in the course and for the purpose of his employment without the express consent of his client? क्या होगा यदि सेक्शन 126 की स्ट्रिक्ट प्रोविजन के बावजूद एबीवीपी क्लाइंट के कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर देता है? एबीवीपी मींस अटॉर्नी, बैरिस्टर, वकील एंड प्लीडर, ठीक है। तो बताइए सेक्शन 126 के स्ट्रिक्ट प्रोविजंस के बावजूद अगर एबीवीपी क्लाइंट के द्वारा किसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर देता है तो क्या होगा जी? क्या लगता है आपको? तो देखो मैं आपको बता दूं, इंडियन एविडेंस एक्ट इज साइलेंट ऑन दिस। इंडियन एविडेंस एक्ट इसको लेकर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता। बट अकॉर्डिंग टू बीसीआई रूल्स द एडवोकेट शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कमिट अ ब्रीच ऑफ द ऑब्लिगेशन इंपोज्ड बाय सेक्शन 126। लेकिन बीसीआई रूल्स के मुताबिक
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक एडवोकेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली he shall not commit a breach of the obligation which are imposed by section 126 and breach of above rule would subject to an advocate a disciplinary proceeding जैसे कि उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कुछ टाइम पीरियड के लिए बार कर दिया जाएगा या फिर उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के डिसिप्लिनरी एक्शंस उसके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। And further, even if the ABVP discloses the communication that is made to him by his client, then also, due to the privileged communication, such communication will not be admissible in evidence. ठीक है, Got it? तो कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जब वैकेंसी कम होती है, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जब वैकेंसी कम निकलती है, तब बल्क स्टूडेंट्स को आउट करने के लिए कुछ इस तरीके से ही मेंस के क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। ठीक है, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सपोज करके चलिए आप किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आपके सीनियर एडवोकेट है, आपने लॉ कंप्लीट कर ली, अब आप किसी क्रिमिनल लॉयर के अंडर इंटर्नशिप कर रहे हो। अब एक दिन आपके ऑफिस में एक क्लाइंट आता है और आपके सीनियर काउंसिल को बताता है कि वकील साहब मैंने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है, और वो अपने केस से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस वकील साहब को बता देता है। अब आपके सीनियर काउंसिल क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने के बाद आपको अपने कैबिन में बुलाते हैं और आपसे बोलते हैं कि भाई केस को इन डेप्थ एनालिसिस करो और इसके बाद सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को हाईलाइट करके मुझे केस के बारे में ब्रीफ करो। ठीक, अब आप मुझे यह बताइए, क्या आप जो उस केस के काउंसिल ही नहीं हो, भाई केस के मेन काउंसिल तो आपके सीनियर एडवोकेट है ना, तो क्या आप जो उस केस के काउंसिल ही नहीं हो, क्या आप अपने सीनियर एडवोकेट और उस क्लाइंट के बीच में जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हुई है उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो? बताइए भाई, कम्युनिकेशन किसके बीच में हुई? सीनियर एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में, राइट? भाई कम्युनिकेशन तो सीनियर एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में हुई है। आप क्या हो? आप तो बस वहां इंटर्न हो, आप तो बेसिकली वहां काम सीखने गए हो, राइट? लॉ कंप्लीट करने के बाद आप वहां इंटर्नशिप कर रहे हो, आप वहां काम सीख रहे हो। तो क्या आप इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है इसको डिस्क्लोज कर सकते हो? बताइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम उस केस के काउंसिल ही नहीं है तो हमारे ऊपर बात तो इन्वोक होगा ही नहीं, काउंसिल तो सीनियर एडवोकेट है, हमें क्या दिक्कत? हम तो जब चाहे उस कम्युनिकेशन को रिवील कर सकते हैं। तो देखो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज बार ऑफ सेक्शन 127 विल इन्वोक हियर। सेक्शन 127 क्या कहता है? दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 126 के जो प्रोविजन है वो किस पे एप्लीकेबल होंगे? ICS पे, इंटरप्रेटर, क्लर्क और सर्वेंट पर। ठीक है, सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इंटर्स और जूनियर्स, ठीक है, इंटर्न्स और जूनियर जो होते हैं ये इन्हीं तीनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेंगे, एंड देयरफॉर यू विल नॉट बी अलाउड टू डिस्क्लोज सच कम्युनिकेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हमने सेक्शन 126 से रिलेटेड लगभग 5-6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब मुझे आप बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन का आपने एकदम सही आंसर किया है, कहां आपसे गड़बड़ हुई, कहां आपने मिस्टेक करी। अपने आप को अच्छे से वैल्यूट करिए, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से देखिए। अगर आपको इस सेशन रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मुझे आप कमेंट करिए। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग यार बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई एक्टिव रोल या एक्टिव एफर्ट्स नहीं करते यार, ऐसा मत कीजिए। जब आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे आपको सपोर्ट कर पाऊंगा? एटलीस्ट एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो इतना तो कर ही सकते हो यार आप मेरे लिए। ऐसा मत करिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रखूं तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है,
प्लीज जिंदा लाश की तरह, डेड बॉडीज की तरह आके लेक्चर को अटेंड करके मत जाइएगा, ठीक है। जब आप लोग वापस मेरे को कमेंट करके कुछ फीडबैक देते हो तब मेरे को भी उसमें और मजा आता है, ठीक है, मेरे को भी एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलता है, राइट। तो प्लीज अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।